हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है पाइथन फॉर वेब यूजिंग जैंगो के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को ये समझा दूं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती है कोई भी वेबसाइट का चलना, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि ये आपका कंप्यूटर है और ये एक सर्वर कंप्यूटर है। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत समझ भी लिया था, बिल्कुल वैसी ही कहानी की हम बात करेंगे। तो एक कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं क्लाइंट। ये क्लाइंट कंप्यूटर उस व्यक्ति का है जो हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है, और हमने अपनी वेबसाइट कहाँ पे रखी हुई है? सर्वर कंप्यूटर पे रखी हुई है। ठीक है, तो ये दो कंप्यूटर्स हो गए। अब दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि हमने जो वेबसाइट बना ली है वो वेबसाइट के सारे पेजेस हमने इस कंप्यूटर पे रखे हुए हैं जिसको हम बोल रहे हैं सर्वर, और हर एक पेज का एक यूनिक यूआरएल है। तो ये दोनों कंप्यूटर फिजिकली अलग अलग हैं और साथ ही साथ ये ज्योग्राफिकली भी अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। तो फिर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास होना चाहिए इंटरनेट। तो इंटरनेट अगर हमारे पास होगा तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर पे यानी क्लाइंट मशीन पे ज़रूरी है कि ब्राउज़र नाम का सॉफ्टवेयर हो। अब ब्राउज़र कौन होते हैं? जैसे कि फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है या सफारी है, ओपेरा है, ये सब क्या है? ये ब्राउज़र्स हैं। और ये ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे जो रिसोर्सेज रखे होते हैं वो आप अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलते हो कि मुझे ये वाली फाइल ओपन कर दो। आपके पास नॉर्मली एक इंटरफेस होता है जिसको हम एक्सप्लोरर बोलते हैं, और वो इंटरफेस पे आप फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं, फिर फाइल पे डबल क्लिक करते हैं, वो फाइल स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली आप जब फाइल पे डबल क्लिक कर रहे होते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, अब उसी प्रकार से ये जो चीज़ अब मैं मांग रहा हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं मांग सकता क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे नहीं रखी हुई है, वो रखी हुई है सर्वर कंप्यूटर पे। तो सर्वर कंप्यूटर पर मुझे जो चीज़ रखी हुई है वो चाहिए, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये नहीं दिलवा सकता ना। इसीलिए ब्राउज़र की हमें मदद लेनी पड़ती है। ब्राउज़र क्या करेगा? हम ब्राउज़र को बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए, और ब्राउज़र हमारी इस रिक्वेस्ट को उस कंप्यूटर तक पहुंचा देगा। ठीक है, जहां पर वो रिसोर्स रखा हुआ है। अब हम ब्राउज़र को क्या कहना चाह रहे हैं? हमें क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए हमें एक पर्टिकुलर पेज चाहिए, तो इस पेज का एक यूआरएल होगा, एक डेफिनेट यूआरएल होगा। तो ब्राउज़र पे हमने वो यूआरएल लिखा जो इस पेज को कर रहा है डिनोट। ठीक है, तो हम जब यूआरएल लिख रहे हैं तो ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है जो नेटवर्किंग के नियमों के आधार पे एक मैसेज के रूप में ट्रांसमिट हो जाता है और पहुंच जाता है सर्वर मशीन तक। ये पूरे नेटवर्किंग की कहानी है जिससे आपको पता चलता है कि इसी सर्वर मशीन तक कैसे पहुंचा, वो यूनिक आईपी एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये कई बार HTTP रिक्वेस्ट होगा, कई बार HTTPS रिक्वेस्ट होगा, डिपेंडिंग कि कौन सा प्रोटोकॉल कब यूज करना है हमें, वो अलग अलग। जैसे mysurgery.com की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वो HTTPS ही लेगा, या आप कई दूसरी वेबसाइट्स पे जाएंगे वहां HTTP हो सकता है। तो HTTPS थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है। इसलिए अभी क्या हुआ, ब्राउज़र पे आपने यूआरएल लिखा और वहां से मैसेज चला गया कहां पर? सर्वर मशीन पे। अब जैसे ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है ना? क्रोम भी हो सकता है, क्रोम उसका एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब वेब सर्वर सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, समझेगा कि क्या चीज़ की रिक्वेस्ट हो रही है। अब फिर वो जो चीज़ है वो एक वेब पेज है, और वेब पेज के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसमें HTML भी है, CSS भी है, पाइथन भी है। तो फिर वो क्या करता है, एक और प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं पाइथन इंटरप्रेटर, उससे कहता है कि भाई ये पेज में जो लिखा हुआ है इसमें जो पाइथन वाला कोड है उसको प्रोसेस करके मुझे दे दो। तो ठीक है, ये इंटरप्रेटर ने ऐसा कर दिया और ये पेज किसको दे दिया? वेब सर्वर को दे दिया। वेब सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट पर ये पाइथन इंटरप्रेटर से कहा था कि इस पेज के अंदर जो पाइथन का कोड है उसे रन कर दो, और रन करने से जो आउटपुट आया वो दे दो। तो इस तरीके से वेब सर्वर को क्या मिल गया? एक ऐसा पेज जिसमें अब पाइथन का कोड बिल्कुल भी नहीं है, वो रन हो चुका है, उसका जो आउटपुट है वो आ चुका है।
वेब सर्वर ने इसको रिस्पॉन्स के रूप में रिटर्न कर दिया क्लाइंट मशीन को, और क्लाइंट मशीन पे जो ब्राउजर है उसने इसको रिसीव किया। तो ब्राउजर का एक और काम, एक काम तो हो गया कि उसने रिक्वेस्ट किया, ब्राउजर का दूसरा काम क्या है, जो रिस्पॉन्स के रूप में पेज मिला है उसको समझकर आपको दिखा देना। ठीक है, क्योंकि उसमें अब पाइथन का कोड बिल्कुल नहीं बचा है, वो तो पहले ही सर्वर एंड पे ही प्रोसेस हो चुका है। इसलिए पाइथन को हम बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी पाइथन में जो कोड लिखा हुआ है वो किस मशीन पे रन हो रहा है, सर्वर मशीन पे, क्लाइंट मशीन पे रन नहीं हो रहा, वो सर्वर मशीन पे रन हो रहा है। इसलिए हम पाइथन को बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। और ये जो रिस्पॉन्स गया ना, इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं, HTTP रिस्पॉन्स। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, एक रिक्वेस्ट गई, वहां से एक रिस्पॉन्स आया, फिर एक रिक्वेस्ट गई, वहां से एक रिस्पॉन्स आया। इस तरीके से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक रिक्वेस्ट उसका करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स, एक कन्वर्सेशन कहलाता है। तो कई बार मल्टीपल कन्वर्सेशन हम कर रहे होते हैं एक बार जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो आई गेस आपको क्लाइंट सर्वर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब क्लाइंट किसको बोल रहे हैं, सर्वर किसको बोल रहे हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्लाइंट, जो सर्विस दे रहा है वो सर्वर। कई बार हम इस मशीन को क्लाइंट बोलने लगते हैं, कई बार हम इसके अंदर मौजूद ब्राउजर सॉफ्टवेयर को क्लाइंट बोलते हैं। एक्चुअल में तो ब्राउजर को क्लाइंट बोलना चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट तो ये सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो ये दो मशीन आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं जब हम कह रहे हैं, तो एक्चुअल में इस मशीन का एक सॉफ्टवेयर है ब्राउजर और इस दूसरी मशीन का एक सॉफ्टवेयर है वेब सर्वर। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसने कुछ रिक्वेस्ट करी है, इसने उसका रिस्पॉन्स दिया है। तो इस तरीके से ये जो वेबसाइट हम बनाने वाले हैं वो वर्क करने वाली है। अब एक बात समझ लीजिए, ये इंटरनेट पे भी चल सकती हैं और इंट्रानेट पे भी चल सकती हैं। ठीक है, जैसे इंटरनेट का मतलब क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग कंप्यूटर हैं, ज्योग्राफिकली भी अलग अलग हो सकते हैं, और ये इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड हैं, यानी अलग अलग नेटवर्क में थे और ये नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड थे, तो हो गया। लेकिन एक हो सकता है विद इन द नेटवर्क, यानी इंट्रानेट, यानी हो सकता है आप एक ऑफिस के अंदर हो जहां पर कई सारे कंप्यूटर्स हैं और एक ये कंप्यूटर भी रखा हुआ है, और कुछ तरीके से ये आपस में कनेक्टेड है। अब आपको नेटवर्किंग में पढ़ना समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। लैन जिसको हम बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाना, जिसमें स्विच वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये हो सकता है सर्वर, ये सब हो सकते हैं क्लाइंट। तो आप जो वेबसाइट बना रहे हैं ना, वो इस सर्वर मशीन पे रख देंगे तो दुनिया इसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, पर ये जो 3 क्लाइंट्स हैं ना, ये एक्सेस कर पाएंगे। मतलब विद इन द ऑफिस भी अगर हम चाहें कि ये वेबसाइट केवल ऑफिस के कंप्यूटर से ही एक्सेस हो, तो ये हो सकता है। वहाँ पे वो इंटरनेट नहीं यूज़ करेंगे, वो इंट्रानेट यानी विद इन द नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ इस तरीके के आर्किटेक्चर पे भी काम कर रहा है। अल्टीमेटली ये भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ये भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। तो हम ये बोलें कि वेबसाइट्स केवल इंटरनेट पे काम करते हैं, उससे बेटर हम ये बोलें कि वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करती हैं। फिर वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो सकती हैं या फिर प्राइवेटली एक्सेसिबल हो सकती हैं। तो आई होप आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में समझ में आया होगा, और जो सारी बातें मैंने बताई हैं वो नोट्स के फॉर्मेट में भी आपको यहाँ अवेलेबल है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।